स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जून 2024 के यूजीसी नेट के सवालों को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज के सवाल इस प्रकार हैं। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहले मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात आ रही है यहाँ पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों का अंतरण हुआ। बी है चालीसा का अकाल जो पड़ा था, जो पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और राजपूताना में फैला था। सी है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिए महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहा है। और फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का शुभारंभ। तो इसको हमको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कब कब हुए थे। पहले इसको देख लेते हैं कब कब ही हुए थे। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की बात आती है तो 1919 में बात होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। अभी इसकी हम बात करेंगे। और जब चालीसा के अकाल की बात होती है तो 1783 से 84 के बीच में ये पड़ता है, जो कि पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और राजपूताना में फैलता है। वहीं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की बात होती है, जो कि 1849 में स्थापित होती है। वहीं बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 में होता है और किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो अब तो लगा लेंगे कब से कब तक आया ये। सबसे पहले कौन आया था? बी 1783। बी आ गया तो बी बाकी है नहीं, तो ये हो जाएगा बी सी डी ए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन हमें इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को थोड़ा समझना है। अक्सर हम ये पढ़ते हैं कि हाँ ये 1919 में आया था, द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में, बस बात खत्म हो जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। दोस्तों, ये बात है 1917 की। उस समय ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग्यू। ये मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, और चेम्सफोर्ड थे भारत में वायसराय। तो जो ये मॉन्टेग्यू, वो एडविन मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने सोचा या घोषणा की कह सकते हैं कि अब भारत को समय आ गया है कि धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में स्थापित किया जाए, भारत को जिम्मेदार सरकार दी जाए। तो उसी को सोचते हुए इन दोनों ने मिलकर एक सुधार योजना बनाई और वही योजना थी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हालांकि इसका ऑफिशियल नेम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये नाम था, लेकिन ये दोनों लाए थे तो इसलिए इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके प्रमुख प्रावधान हैं, लेकिन उन प्रावधानों से पहले हम उनके सिग्निफिकेंस थोड़ा जान लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका महत्व क्या था। ये क्या महत्व था इसका? पहली बात तो ये कि भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी मिली। ठीक है, सीमित भागीदारी तो मिली। दूसरी बात यह है कि प्रांतीय स्तर पर ही सही, लेकिन आंशिक रूप से सरकार में ये सब गए भारतीय। वहीं तीसरी बात होती है वास्तविक शक्ति अब भी अंग्रेजों के ही पास थी। ठीक है, और जब हम इसकी आलोचना की बात करेंगे तो आलोचना अब तक समझ आ गई होगी क्या हो सकता है। पहली बात तो द्वैध शासन का जो था वो असफल रहा। द्वैध शासन, गवर्नर की शक्ति अभी भी बहुत ज्यादा थी, गवर्नर की शक्ति। तीसरी बात यह थी कि राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अधूरा सुधार कहा। भाई अधूरा सुधार तो था ही, पूर्ण रूप से तो दिए नहीं थे। लेकिन अब बात करते हैं क्या मिला था। तो पहली बात ये
कि द्वैध शासन की बात हो रही है। द्वैध शासन यानी डायरकी की बात हो रही है। डायरकी की बात हो रही है। इसकी शुरुआत की थी उन्होंने कहाँ पे? प्रांतों में 1919 से। ठीक है, केंद्र में कब शुरुआत होती है ये आप बताइएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और प्रांतीय जो विषय थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये सुने होंगे आप, आरक्षित या रिजर्व सब्जेक्ट जो था, और दूसरा होता है ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट यानी हस्तांतरित विषय जो थे। जो रिजर्व थे, आरक्षित थे, वो किसके अंदर का? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के अंतर्गत नियंत्रण में, यानी गवर्नर के नियंत्रण में आरक्षित विषय रख दिए गए। और आरक्षित विषय में क्या क्या था? इसमें था दोस्तों, पुलिस जैसे थी, मेन चीज ये सब रख लिए थे। पुलिस रख लिए थे, न्याय, भू राजस्व और वित्त। मेन तो यही था जो शासन सत्ता चलाने के लिए होता है। और जो ट्रांसफरेबल था, हस्तांतरित विषय था जो, उसको भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। जैसे शिक्षा दे दिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य दे दिया, और स्थानीय स्वशासन दे दिया, और कृषि दे दिया। तो ये सारी चीजें भारतीय मंत्रियों को थी। फिलहाल कुछ तो मिला था, इस बात की इन लोगों की संतुष्टि थी। ठीक है, लेकिन अब भी इन दोनों में सर्वोच्च यानी अभी भी अंतिम शक्ति जो थी वो गवर्नर के पास ही थी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात होती है कि केंद्र में बदलाव किया उन्होंने। केंद्र में बदलाव क्या किए? ये केंद्र को दो सदनों में बांट देते हैं। पहला हो जाता है राज्य परिषद। राज्य परिषद हो जाता है जिसको बोलते हैं अपर हाउस। दूसरा बांटते हैं दोस्तों केंद्रीय विधान मंडल, और जिसको लोअर हाउस कहते हैं। और इसी की तर्ज पे आज भी लोकसभा और राज्यसभा है ना। थर्ड क्या हो रहा है? मताधिकार। मताधिकार तो देते हैं लेकिन सिर्फ सीमित था। जैसे संपत्ति पर दे दिए, संपत्ति के विषय पे, और शिक्षा पे दे दिए। बाकी आम जनता को वोट करने का अधिकार अभी भी नहीं था, इसीलिए कह रहे हैं सीमित मताधिकार। फोर्थ है पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन आपने अब जानते हैं कि 1909 में ही शुरुआत कर दी थी मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, लेकिन इसको और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, और अब सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन कर दिए, एंग्लो इंडियन के लिए भी कर दिए। सोचो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यूरोपियन के लिए भी कर दिए, तो कर तो दिए, लेकिन इससे क्या हुआ? सांप्रदायिक राजनीति और बढ़ गई। सांप्रदायिकता और बढ़ जाती है ना भाई, जाति और धर्म पे बांटोगे तो बढ़ेगी ही। ठीक है, इस तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये हमारा होता है। तो इस तरीके से पढ़ना होता है दोस्तों। अगला देखते हैं सेकंड, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गयासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का विवरण प्रस्तुत किया है? तो इसमें आपको बताना है कि बरनी, सामी, इब्न बतूता और बदायूनी में कौन मानता है कि इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बिजली गिरने से अचानक हो गई थी? बताइए। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा बरनी। बर्नी ने एक बुक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी ने एक बुक लिखी तारीख ए फिरोज शाही, और इसी बुक में उसने बताया है कि बिजली गिरने से कैसे, ये घटना सोचो दोस्तों, बता दें कि जो 1325 की बात है ये, और गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौट रहा था। ठीक है, बंगाल अभियान से लौट रहा था। दिल्ली के पास में एक लकड़ी का घर बनाया गया, यानी मंडप बनाया गया, जिसको स्वागत समारोह के लिए, रुकने के लिए उसके, तो वहां पे रुका और वह लकड़ी के मंडप पे गिर गया, उसी में दब के वो मर जाता है। इसी पे इतिहासकार दो फाड़ हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी मारने की, और कुछ कहते हैं कि नहीं, बिजली गिरने से हुई। बिजली वाले में बर्नी आते हैं, जो हमारा आंसर भी है।
ठीक है। बर्नी की और दूसरी पुस्तक है फतवा। दोस्तों पुस्तक बहुत पूछी जाती हैं बुक्स। फतवा ए जहांदारी, और एक आती है हसरतनामा। ये 3 बुक हैं। और बर्नी का जन्म होता है 1285 में। कहाँ पे? बरन में, बरन यानी बुंदेलखंड में, और सैयद परिवार में होता है। ये आगे समझने में काम आएगा। वहीं जब इसामी की बात होती है तो दोस्तों इसामी की एक बुक बहुत फेमस है। कौन सी है? ये फुतूह उस सलातीन, ये बुक है इसामी की। ये साजिश की ओर इशारा करते हैं इसामी। और इब्न बतूता 1333 में भारत में आता है। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 के बीच में होता है। वही जब गयासुद्दीन की मृत्यु होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। प्रत्यक्ष रूप से इसने नहीं बताया है कुछ भी। हाँ, जब ये आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था दिल्ली का, और बाद में चीन भी भेजा था दूत बनाकर 1342 ईस्वी में, लेकिन बीच में जहाज खराब हो जाने की वजह से इसको वापस आना पड़ा था। और इसकी एक बुक है, यात्रा वृत्तांत है, रेहला। ठीक है। अब बदायूनी की बात करते हैं। बदायूनी दोस्तों अकबर कालीन है, और इसकी पुस्तक है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख बदायूनी ने लिखा है, और ये पुस्तक है फारसी में। और ये अकबर का बहुत बड़ा आलोचक था, और अकबर का जो दीन इलाही धर्म चलाया था उसका भी विरोध इसने किया था। ठीक है, इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। थर्ड पे चल रहे हैं। थर्ड का है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1623 तक निम्नलिखित स्थानों पर फैक्ट्रियां या व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। तो ये कौन कौन से हैं? बड़ौदा कलकत्ता हैदराबाद, या सूरत अहमदाबाद आगरा मसूलीपट्टनम, या बीकानेर पानीपत मैसूर, या बम्बई चंद्रनगर पांडिचेरी। कौन से हैं दोस्तों? तो आपको जैसे पता है, मुझे लगता है कि जो अंग्रेज आए तो उनकी जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी ये मसूलीपट्टनम में थी ना, और ये 1611 में होती है अस्थायी। वहीं जब सूरत की बात आती है तो ये 1613 में अस्थायी फैक्ट्री बन जाती है। ठीक है, ये 2 चीज क्लियर हो गया। अब देखते हैं 1623 के पहले की बात पूछ रहे हैं दोस्तों। तो पानीपत में तो थी नहीं कोई, तो ये कट जाएगा। हैदराबाद कलकत्ता में बाद में बनती है 1690 के आसपास, बड़ौदा में था ही नहीं तो ये भी हट जाएगा। बम्बई चंद्रनगर पांडिचेरी इनके पास था नहीं तो ये भी हट जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से आसानी से किया जा सकता था ये सवाल, जबकि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती कंपनी अगर याद हो तो। दोस्तों ये जो सूरत में स्थापित हुई थी 1613 में, तो ये जहांगीर का शासनकाल चल ही रहा था, और उसकी अनुमति से ही यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित होती है। आगरा में भी होती है और भड़ौच में भी होती है। ठीक। वहीं बम्बई जो है, ये बम्बई जो था 1661 में शादी होती है ना पुर्तगाल ने इंग्लैंड को दहेज में दे देता है बम्बई को, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय की शादी थी कैथरीन से। तो ये जो पुर्तगाल के पास थी मुंबई, वो अंग्रेजों को मिल जाती है 1661 में। और चार्ल्स द्वितीय जो इसको 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे देते हैं कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। 1668 की बात हो रही। और 1639 में मद्रास में फोर्ट जॉर्ज बनता है। और वहीं जॉब चारनॉक ने कब इसकी स्थापना की थी कलकत्ता की? 1690 में।
ठीक है, ये 1690 में कलकत्ता में जॉब चारनाक ने स्थापना की थी। हुगली में 1651 में हुगली में। और वहीं सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1757 की बात, यानी प्लासी का जब युद्ध होता है, इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चल देती है? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों चल देती है व्यापार से सत्ता की ओर। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है दोस्तों, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट का नाम है इक्ष्वाकु कदम वाकाटक शरभपुरी, और सूची सेकंड संबंधित क्षेत्र दिया गया है दक्कन, पश्चिमी दक्कन, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ क्षेत्र और उत्तरी दक्कन। ठीक, तो जब इक्ष्वाकु वंश की बात आती है तो थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलेंगे। इक्ष्वाकु वंश दोस्तों ये सातवाहन के बाद आता है, सातवाहन के बाद आता है। दूसरी बात यह है कि ये बौद्ध धर्म का संरक्षक, बौद्ध धर्म का संरक्षण करते हैं और कई स्तूप और विहार भी बनवाते हैं। इनकी जो राजधानी थी वो नागार्जुनी कोंडा थी, नागार्जुनी कोंडा। ठीक है, और ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में था। तो क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में था तो हमको पता चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश यानी कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र है। जब कदम्ब की बात आती है तो कदम्ब शासक कौन थे? तो पहली बात इनकी राजधानी देखिए, काफी बार पूछा गया है कदम्ब की राजधानी क्या है। ये थी वनवासी, और वनवासी कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। कर्नाटक हो गया तो हमें पता चल गया कि पश्चिमी घाट की बात हो रही है। ठीक है, पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी दक्कन की बात हो रही है। अब वनवासी कदम्ब की बात कर रहे हैं ना, तो कदम्ब का संस्थापक कौन था? तो मयूर शर्मन था कदम वंश का संस्थापक। ये ब्राह्मण वंशीय धर्म था, वंश था, और संस्कृत और प्रारंभिक कन्नड़ दो भाषाएं थी इसमें प्रमुख रूप से। लगभग 345 ईस्वी में स्थापित होता है। लगभग तो कन्नड़ कदम कहाँ आ जाएंगे दोस्तों? कदम आ जाएंगे उत्तरी कन्नड़, पश्चिमी दक्कन में। अब वाकाटक वंश की बात कर रहे हैं तो वाकाटक वंश थोड़ा सा इधर ले रहे हैं। वाकाटक की बात करो तो ये विदर्भ महाराष्ट्र में आते हैं। हाँ, पहले इनके टाइम लाइन 3 to 5, तीसरी से 5वीं शताब्दी में वाकाटक वंश रहता है। और दोस्तों ये गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और उसमें भी चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसकी जो पुत्री थी, क्या नाम था इसका? प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता। इसका विवाह जो है वाकाटक वंश में हुआ था। और जो वाकाटक वंश था वो बाद में दो भागों में डिवाइड होता है, नागपुर और दूसरा वत्सगुल्म। ठीक है, इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं। इस तरीके से उत्तरी दक्कन यानी महाराष्ट्र में आता है, विदर्भ क्षेत्र है इनका, विदर्भ क्षेत्र यानी महाराष्ट्र यानी उत्तरी दक्कन। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें? उत्तरी दक्कन ये। अब वहीं शरभपुरी की बात हो रही है तो शरभपुरी कौन से थे? दक्षिणी कौशल में थे, दक्षिणी कौशल इनकी राजधानी। आधुनिक वही आधुनिक छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़। और ये 5वीं 6वीं शताब्दी में गुप्तोत्तर काल के बाद का समय है दोस्तों। ये बाद में पांडुवंशी और सोमवंशी शासक यहीं उदय होते हैं। तो शरभपुरी कहाँ हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो एक सेकेंड, हाँ तो यही सही है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। फिफ्थ पे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है दोस्तों, और अस्थाई बंदोबस्त का एक बहुत शानदार वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट में लिंक उसका आप देख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किस स्थान पर अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? बंगाल बिहार, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल मद्रास या बंगाल बम्बई? जल्दी बताइए। तो ये था दोस्तों बंगाल बिहार उड़ीसा।
कब हुआ? 1793 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भू राजस्व का, भूमि जो राजस्व है, ठीक है, वो अस्थायी रूप से तय करना था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू होते हैं। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाता था। मालिकाना हक किसको दिया जाता था? जमींदार। तो जमींदार कौन थे? मजबूत हो गए और किसान कमजोर हो गए। तो और एक बात तय हो गई इसमें कि भाई जमींदारों से और कंपनी से बात हुई कि कंपनी ने जमींदारों को कहा कि भाई इतना हमको पैसा चाहिए, चाहे उत्पादन बढ़े, घटे, खराब हो, मौसम खराब हो, उससे नहीं मतलब है। एक निश्चित राशि जमींदारों को कंपनी को देनी ही होती थी। जिससे क्या हुआ? जमींदारों की मजबूती तो आई, लेकिन किसान शोषित हुए। जैसे अगर मौसम सही नहीं है, खराब हो गई, फसल खराब हो गई, फिर भी उनको देना ही पड़ता था। और इसी के साथ ही किसानों में और कृषि में सुधार नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो इस तरीके से कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में। इसमें कई सारे एक्ट भी आते हैं जिसको हमने उस वीडियो में देख लिया था। हालांकि उसमें आप नीचे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब करना किए हो तो यहाँ तक आए हो तो जरूर कर लीजिए।